और इसी आधार पर मॉडर्न साइंस ने अपनी फिलॉसफी को बिखेरा है। मॉडर्न साइंस के पास में तर्क बहुत अच्छे हैं, बहुत जगह पर अच्छी ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन उसको जो चलाने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं शराबी कबाबी व्यभिचारी रहे हैं, क्योंकि उनकी मेन जो फिलॉसफी है वो भोगवादी है। उनकी मेन फिलॉसफी जो है वो चरित्रहीन वाली है। यदि हम उन्हें रिप्लेस कर देते हैं वैदिक थियरी से, तो ऑटोमेटिक जो पराग कण है वो अब वेदों से बिखरेंगे। और वेद तो ब्रह्मचर्य का उपदेश करता है, इंद्रिय निग्रह का उपदेश करता है। जो थियरीज वो पढ़ रहे हैं, जो बचपन से उन्होंने जिन लोगों को अपना आदर्श माना है, यदि हम उसी इंटरप्रिटेशन में जाकर के हमारे ऋषियों को स्थापित कर देंगे, तो अपने आप उन्हें ब्रह्मचर्य भी समझ में आएगा। जो कनाक तक पहुंच गया, जो दयानंद तक पहुंच गया, वो अपने आप ब्रह्मचर्य तक पहुंच जाएगा। तो हमें सिर्फ ऋषि मुनियों को युवाओं के बीच में उनके रोल मॉडल की तरह स्थापित कर देना है। थोड़ा मैं समय अतिरिक्त लूंगा और डीप डाइव में ले जाना चाहूंगा कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है। समस्याएं अलग अलग है, लेकिन समाधान मैं मानता हूं कि हमेशा फिलॉसफी ही रही है। फिर चाहे वो शैक्षिक जगत की बात हो या चाहे बल प्रधान जगत की बात हो, चाहे मिलिट्री की प्रॉब्लम हो, चाहे समाज में बढ़ते व्यभिचार, बलात्कार और नारियों के प्रति हिंसा की बात हो, बढ़ती नास्तिकता की बात हो, नशे की बात हो, सबके पीछे फिलॉसफी है। फिलॉसफी मतलब थिंकिंग, और फिलॉसफी के भी बेस में जो भारतीय दर्शन है, यथार्थ तत्व मनेन इति दर्शनम, वो तो और गहरी बात है। वेस्टर्न फिलोसोफर्स के तो पल्ले ही नहीं पड़ती है ये चीज। मैं अभी सिर्फ थिंकिंग वाली फिलॉसफी की बात कर रहा हूं। तो हमें फिलॉसफी से अपनी शुरुआत करनी होगी। और आज का ये जो युग है, जो मॉडर्न जनरेशन है, ये ऑलरेडी उस पेडेस्टल पर पहुंच चुकी है। उनके और हमारे अर्थात वैदिक लोगों के बीच में जो गैप है वो इसी थिंकिंग का है, इसी अप्रोच का है। हम उन्हें समझाते हैं जिस भाषा में, वो उनके लिए आदिम युग की भाषा हो चुकी है। हालांकि यदि हम और वैदिक काल में जाएंगे तो वही फिलॉसफी का जमाना था, एकदम मॉडर्न में आएंगे तब भी फिलॉसफी का जमाना है। बीच में चीजें अस्त व्यस्त हुई है। आज एक बहुत सुप्रतिष्ठित वैज्ञानिक है जिनका मैं जिक्र करूंगा, रोजर पेनरोज, जो लगभग 94 इयर्स के हो चुके हैं और अभी तक वो विज्ञान जगत में रिसर्च किए जा रहे हैं। आप सबने फिजिक्स में एक ब्रांच का नाम सुना होगा, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की लगभग 7 पोस्टुलेट्स हैं, 7 इंटरप्रिटेशंस हैं। रोजर पेनरोज कहते हैं कि ये सारी इंटरप्रिटेशंस इनकम्प्लीट है, मैं नहीं मानता। और उनकी जो लेटेस्ट थ्योरी है CCC, कॉन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी, वो वैसे तो वैदिक सिद्धांत से काफी अलग है, लेकिन लगभग जो वेद का चक्रीय ब्रह्मांड का तर्क है उस पर जाकर वो रुकता है। अब आप ये समझिए कि जैसे जैसे हम अपना स्तर बढ़ाएंगे, चर्चा का स्तर बढ़ाएंगे, ऑडियंस तो निश होती जाएगी, पिरामिड में बहुत कम लोग बचेंगे जो इस बात को समझ पाएंगे। लेकिन शब्द प्रमाण की तरह मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं यहाँ लंबी बात नहीं रख पाऊंगा, इस बात को मानकर चलिए कि यदि हम उस निश ऑडियंस तक जाकर अपनी बात की स्थापना कर देते हैं तो नीचे वो पराग कणों की तरफ बिखर जाएगी। और इसी आधार पर मॉडर्न साइंस ने अपनी फिलॉसफी को बिखेरा है। मॉडर्न साइंस के पास में तर्क बहुत अच्छे हैं, बहुत जगह पर अच्छी ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन उसको जो चलाने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं शराबी कबाबी व्यभिचारी रहे हैं। वेदांत या अद्वैत से प्रभावित भी हो गए कई वैज्ञानिक, इरविन श्रोडिंगर, वर्नर हाइजेनबर्ग, आइंस्टीन, तब भी वो पूरी तरीके से सात्विक नहीं हुए। कुछ हुए लेकिन सभी नहीं हो पाए, क्योंकि उनकी मेन जो फिलॉसफी है वो भोगवादी है। उनकी मेन फिलॉसफी जो है वो चरित्रहीन वाली है। तो उनकी जो स्थापित की गई थियरीज है वो भी समाज में इसी तरह की बातों को प्रोपोगेट करती है। अब यदि हम उन्हें रिप्लेस कर देते हैं वैदिक दर्शन से, बड़ी गहरी बात है ये, यदि हम उन्हें रिप्लेस कर देते हैं वैदिक थियरी से, तो ऑटोमेटिक जो पराग कण है वो अब वेदों से बिखरेंगे। और वेद तो ब्रह्मचर्य का उपदेश करता है, इंद्रिय निग्रह का उपदेश करता है, वेद संयम का उपदेश करता है। सीधा संयम कहेंगे, इंद्रिय निग्रह कहेंगे। ब्रह्मचर्य की बात यदि मैं 10
मिनट भी कह दूं तो यहाँ कई युवा आंख बंद कर लेंगे, भाग जाएंगे, कई मन में गाली देंगे कि क्या बात कर रहा है, क्योंकि उनके जोक, उनकी मीम्स, उनके द्वारा देखी गई मूवीज, फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज वो बिल्कुल अलग है। लेकिन उनके इस कृत्य का, उनकी इस सोच का जो सोर्स है, जो उत्पत्ति है, जो थियरीज वो पढ़ रहे हैं, जो बचपन से उन्होंने जिन लोगों को अपना आदर्श माना है, यदि हम उसी इंटरप्रिटेशन में जाकर के हमारे ऋषियों को स्थापित कर देंगे तो अपने आप फिर उन्हें ब्रह्मचर्य भी समझ में आएगा। मान लीजिए कि यदि उन्हें लगे कि रोजर पेनरोज जो बात कह रहा है, इस बात का जो मार्गदर्शन है वो कणाद कर सकते हैं, तो सीधी बात है जो रोजर पेनरोज को आदर्श मान रहा होगा वो सूट बूट पहनेगा, आगे उसी को कॉपी करेगा। लेकिन वहीं जो कणाद को उनसे ऊपर मान चुका है, वो कणाद के वस्त्रों को देखेगा, वो कणाद के चेहरे को, उनकी मुखाकृति को देखेगा। जो कणाद तक पहुंच गया, जो दयानंद तक पहुंच गया, वो अपने आप ब्रह्मचर्य तक पहुंच जाएगा। तो हमें सिर्फ ऋषि मुनियों को युवाओं के बीच में उनके रोल मॉडल की तरह स्थापित कर देना है। और मैं 2 मिनट और लूंगा, फिर हम अगले वक्ताओं की तरफ चलेंगे। ऐसी बात है भी कि हम ऋषियों को उनसे ऊपर दिखा सकते हैं, ये खाली कहने की या जोश की बात नहीं है। मैं एक श्लोक सुनाता हूं, महाभारत में अनुशासन पर्व में आता है, उमा भगवती उमा और शिव संवाद में। नित्यम एकम अणुव्यापी क्रियाहीन हेतुकम अग्रहायम इंद्रिये सर्वे रेतद व्यक्त लक्षणम अव्यक्तम प्रकृतिर्मूलम प्रधानम यो निरव्ययम अव्यक्तस्यैव नामानि शब्द ही पर्यायवाचक है। ये पूरा श्लोक प्रकृति पर है, मैटर पर है। नित्यम एकम अणुव्यापी क्रियाहीन हेतुकम, नित्यम एकम अणुव्यापी क्रियाहीन अहेतुकम, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। इस प्रकार के कई उसमें गुण मैटर के बताए हैं। मैटर यानी फंडामेंटल स्टेज ऑफ बेसिक मटेरियल कॉज, जो भौतिक जगत की उत्पत्ति का कारण है, जिसे हम प्रकृति मानते हैं। और ये केवल त्रैतवाद में है ये कंसेप्ट। तो ये जितने मैंने गुण बोले इस पूरे श्लोक में 10 प्रकृति के पर्याय बताए गए हैं। अब ये हमारे लिए बहुत छोटी बात हो सकती है, कई लोगों ने महाभारत पढ़ी होगी, आद्यांत पढ़ी होगी, कवर टू कवर, दर्शन में, सांख्य दर्शन में इस प्रकार की बातें आती है। लेकिन जिन्होंने रोजर पेनरोज को पढ़ा है, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स की इंटरप्रिटेशन की इनकम्प्लीटनेस को देखी है, वो ये समझ सकते हैं कि फिजिक्स मैटर की इसी लिमिटेशन पर जाकर अटक गई है। और ये जो श्लोक है और इस प्रकार की जो उक्तियां हैं, वो जस्ट उन इंटरप्रिटेशन से एक कदम आगे शुरू होती है, उससे पहले की बात ही नहीं करती है। मैटर की वो व्याख्या हमारे पास में है। आर्य समाज के कई आचार्य इन श्लोकों का वाचन भी करते हैं, कई टीकाओं में मैंने इन श्लोकों को पढ़ा है। यानी हमारे पास पहले से वो बातें हैं जो फिजिक्स के अटकाव को खोल करके आगे उन पराग कणों को बिखेर सकती है। लेकिन आवश्यकता है अब उन्हें सही जगह पर जाकर सही तरीके से रखने की।